इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमने फोर्स को पढ़ा। फोर्स को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करना है। अगर दो चार्जेस हैं, दो से ज्यादा चार्जेस हैं, हम फोर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम, वेक्टर लॉज अप्लाई करके फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो हमारा पहला चैप्टर हुआ। सेकंड चैप्टर में हमने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। सिस्टम के लिए कल बात कर रहे थे, तीन चार्जेस, चार चार्जेस के लिए। अभी जो लास्ट टॉपिक है इस पूरे यूनिट में या सेकंड चैप्टर में भी अगर हम बोले, दैट इज कैपेसिटेंस। द लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कि हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है। कैपेसिटेंस क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है। बेटा कैपेसिटेंस वर्ड का मतलब है कैपेसिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण it can hold charge. This property is called as capacitance. Another word for this is capacity. Capacity भी बोलते हैं. It is the ability or capability of a conductor to hold the electric charge. Basically क्या होता है बेटा, जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते हैं तो चार्ज सप्लाई करने से उस कंडक्टर का पोटेंशियल जो है वो बढ़ता है। when charge is given to a conductor, when charge is given to a conductor, its potential rises. इसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ता है। जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते हैं तो चार्ज सप्लाई करने से उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। देयरफॉर हम मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो यहां बेटा जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। हियर C इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, C is proportionality constant and is known as capacitance. What is C? It is proportionality constant और इसी proportionality constant को हम capacitance बोलते हैं। So C mathematically अगर देखा जाए C will be equal to Q by V. So इसका जो SI यूनिट होगा वो होगा कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटेंस का SI यूनिट जो है दैट इज कूलम पर वोल्ट। और इस कूलम पर वोल्ट को, इस कूलम पर वोल्ट को बोलते हैं बेटा शॉर्ट में फैरेड। कूलम पर वोल्ट इज आल्सो कॉल्ड एज फैरेड। सो ये बोलेंगे 1 फैरेड इज 1 कूलम पर वोल्ट। फैरेड किसके बराबर होता है? कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड एज द फैरेड। ठीक है, हमारे पास कुछ छोटे यूनिट्स भी हैं जैसे मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड। 1 मिली फैरेड होता है 10⁻³ फैरेड और 1 माइक्रो फैरेड होता है 10⁻⁶ फैरेड। ऐसे ही 1 नैनो फैरेड होता है 10⁻⁹ और 1 पीको फैरेड होता है 10⁻⁻⁴।
12 फैरेड। कैपेसिटेंस का ऐसे यूनिट कूलम पर वोल्ट है। कूलम पर वोल्ट को माइकल फैराडे के नाम से फैरेड बोला जाता है, एंड 1 फैरेड मींस 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है, और सीजीएस यूनिट जो है वो स्टैट फैरेड है। कैपेसिटेंस का जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट इज स्टैट फैरेड। 1 स्टैट फैरेड इज इक्वल टू, देखो 1 फैरेड जो है, 1 फैरेड इज 1 कूलम पर वोल्ट। 1 स्टैट फैरेड इज 1 स्टैट कूलम divided by 1 स्टैट वोल्ट। स्टैट वोल्ट क्या है? स्टैट वोल्ट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, स्टैट कूलम क्या है? स्टैट कूलम इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो 1 स्टैट फैरेड कितना हुआ? अगर हम वैल्यूज के हिसाब से देखें, 1 स्टैट फैरेड इज इक्वल टू, स्टैट कूलम होता है बेटा, आपको एक चीज बताई थी, एक रिलेशन आपको पता है कि 1 कूलम जो है वो होता है 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम। तो स्टैट कूलम क्या हुआ? 1/3 इंटू 10⁻⁹, या इसको ऐसे करो आप, स्टैट कूलम ही रहने दो अभी। 1 स्टैट कूलम is 1/3 into 10⁻⁹ कूलम divided by stat volt 1/300 वोल्ट। 1 स्टैट वोल्ट होता है 1/300 वोल्ट। तो इसके हिसाब से आप ऐसे देखोगे, ये अभी आपने नहीं किया होगा पहले, अभी नोट कर लीजिए। 1 स्टैट फैरेड जो बनेगा will be equal to 1/3 into 10⁻⁹, ये मल्टीप्लाइड बाय 300 कूलम पर वोल्ट आ जाएगा। सो बेटा आपके पास 1 स्टैट फैरेड का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻, कितना? -7 कूलम पर वोल्ट को फैरेड बोलते हैं। -7 कैसे आया वो देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 300 इंटू 10⁻⁷। तो 300 कट जाएगा, 10⁻⁻7 ऊपर, और कूलम पर वोल्ट को फैरेड बोलते हैं। तो 1 स्टैट फैरेड इज 1 स्टैट फैरेड इज 10⁻⁷ फैरेड। तो इस तरह से हम चार्ज के यूनिट के बेसिस पे, पोटेंशियल के यूनिट के बेसिस पे कैपेसिटेंस का यूनिट फाइंड करते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज द कैपेबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा चार्ज सप्लाई करेंगे किसी कंडक्टर को, तो ज्यादा चार्ज देने से उसका पोटेंशियल भी ज्यादा बढ़ता है। मोर चार्ज मोर पोटेंशियल। ठीक है, एंड दैट इज वाई अगर हम चार्ज और पोटेंशियल के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें, सिंपली ये याद रखो, when more charge is given to a conductor, the potential of the conductor is more, and that is why if we plot a graph between Q and V, Q को हम इधर ले लेते हैं, तो ये ग्राफ कैसा होगा? सिंस Q इक्वल्स टू CV, तो इस ग्राफ की इक्वेशन तो वैसी ही जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। सो दिस विल बी द ग्राफ। इस ग्राफ में बेटा अगर इस एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर लूं, ये Q है और ये V है, तो इस ग्राफ में जो tan थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू Q/V। लेकिन जो tan थीटा है उसको बोलते हैं स्लोप, और Q/V को तो कैपेसिटेंस बोलते हैं। Q/V is called capacitance. Therefore, the slope of VQ graph
represents capacitance. स्लोप ऑफ पोटेंशियल चार्ज ग्राफ, चार्ज और पोटेंशियल के बीच में, चार्ज और पोटेंशियल के बीच में अगर हम एक ग्राफ बनाए तो उस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो स्लोप कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, एंड यहां पर भी देखिए अगर ज्यादा स्लोप हुई तो इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा कैपेसिटेंस है। मोर स्लोप मींस मोर कैपेसिटेंस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर स्लोप कम तो कैपेसिटेंस भी कम। दैट इज वाई अगर हमारे पास बेटा दो ग्राफ्स गिवन है कोई V और Q के बीच में, सपोज वी हैव टू ग्राफ्स, यह है ग्राफ नंबर 1, यह है ग्राफ नंबर 2। अगर इस फर्स्ट ग्राफ में एंगल ये बन रहा है θ1, दूसरे ग्राफ का जो एंगल बन रहा है वो है θ2, तो बेटा जो tan θ1 होगा वो होगा C1। C1 विल बी इक्वल टू tan θ1 और C2 will be equal to tan θ2. So what is C1 by C2? Tan θ1 divided by tan θ2. ठीक है, अगर आपको स्लोप पता करनी है, अगर आपको कैपेसिटेंस पता करना है तो स्लोप पता चल जाएगी, या अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो मतलब वो कैपेसिटेंस ही है। स्लोप मींस tan थीटा। चार्ज और पोटेंशियल के बीच में जो ग्राफ है उस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगी। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है, इसलिए स्ट्रेट लाइन। चलिए बेटा अभी हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं, हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, capacitance of an isolated metallic sphere। एक आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर। आइसोलेटेड होता है बेटा सिंगल, वन मेटालिक स्फीयर। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक मेटालिक स्फीयर है, इस मेटालिक स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा? अगर हम इस मेटालिक स्फीयर को चार्ज देते हैं Q, लेट Q बी द चार्ज गिवन टू a metallic sphere of radius r। सपोज ये एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस है r एंड इसको हमने चार्ज दिया Q। बेटा किसी भी मेटल को अगर हम चार्ज सप्लाई करते हैं, आपको पता है वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे ही लाई करता है, हमने गॉस लॉ में भी पढ़ा था ये। द चार्ज गिवन टू ए मेटल lies on the outer surface of it। This charge lies on the outer surface of it। The potential due to this charge is V equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R। तो यहीं से Q by V फाइंड कर लो ना, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पता ही है सभी को। तो यहां से Q by V देखो कितना आता है, इस V को आप इधर ले आइए, 4 pi epsilon 0 उधर चला जाएगा, तो Q by V आ जाएगा 4 pi epsilon 0 into R। लेकिन बेटा जो Q by V है वो तो C होता है, कैपेसिटेंस होता है। सो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर C इक्वल टू 4 pi epsilon 0 into R।
ये है कैपेसिटेंस, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। तो क्या बोलेंगे बेटा यहाँ से दो चीजें, देयरफॉर एक चीज तो ये बोलेंगे कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेडियस। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब जितना बड़ा स्फीयर होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट और देखो, यहां से हमें परमिटिविटी का एक और यूनिट मिल रहा है, ये आपको कॉम्पिटिटिव में काम आता है कहीं पर, अनदर यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अनदर यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, ध्यान से देखना बेटा, परमिटिविटी का एक और यूनिट है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R है ना, तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय 4 पाई R, बोल सकते हैं बेटा ऐसा। C को फैरेड में मेजर करते हैं, R रेडियस है, रेडियस तो मीटर में होता है, सो ये आपके पास फैरेड डिवाइडेड बाय मीटर हो गया। तो परमिटिविटी का एक और यूनिट है, दैट इज फैरेड पर मीटर, इसलिए आपको कभी ये वैल्यू ये भी दिखती है लिखी हुई ऐसी, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 रेज पर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 रेज पर माइनस 12 फैरेड पर मीटर, अनदर यूनिट ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से दो चीजें मिली आपको, एक तो कैपेसिटेंस जो होता है, अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड स्फीयर है उसका कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, और दूसरा क्या मिल गया कि परमिटिविटी का एक यूनिट और है, और वो यूनिट क्या है, फैरेड पर मीटर। तीसरी चीज देखो बेटा, इसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ an isolated sphere, calculate the capacitance of an isolated sphere whose size is same as that of earth। जितना अर्थ का साइज है उतने साइज का अगर कोई आइसोलेटेड स्फीयर होगा तो उस आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा। करो जरा कैलकुलेट, आपको इसमें ये सिर्फ एक ही चीज पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, वही तो चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। तो आप इसको मीटर में चेंज करो और कैपेसिटेंस फाइंड करो, फाइंड द कैपेसिटेंस। इस 6400 किलोमीटर को हम बोल सकते हैं 6400 इंटू 10 रेज पर 3 मीटर, विच कैन बी रिटन एज 6.4 इंटू 10 रेज पर 3 और 2 5 और 1 6, क्योंकि 6.4 लिखा ना, तो ये रेडियस है अपने पास। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। बेटा आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो होता था 9 इंटू 10 रेज पर 9, तो ये क्या है अपने पास, ये तो हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसको लिख सकते हैं into R. What is R? 6.4 into 10 raised per 6, which means it is equal to 6.4 divided by 9 into 10 raised per minus 3 farad। 6.4 by 9 जो है वो होता है 0.711, so 0.711 into 10 raised per minus 3 farad, which means C equal to 711 into 10 raised per minus 6 farad। ठीक है ना, तो आप ये याद रखेंगे, कभी मल्टीपल चॉइस में दिखेगा, अर्थ के साइज का अगर कोई कैपेसिटर होगा, अर्थ के साइज का अगर कोई कैपेसिटर होगा तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, 711 माइक्रोफैरड। 711 माइक्रोफैरड इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर
whose size is same as that of earth. एक और क्वेश्चन लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन है. Calculate the radius of an isolated sphere. Calculate the radius of an isolated sphere whose capacitance is 1 farad. Calculate the radius of an isolated sphere whose capacitance is 1 farad. अगर किसी isolated sphere का capacitance 1 farad है, अगर capacitance 1 farad है तो उसका radius कितना होगा? कैपेसिटेंस अगर 1 फेरेड है तो उसका रेडियस कितना होगा? C गिवन है 1 फेरेड, रेडियस कितना होगा? तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला क्या है? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R. सो अगर R फाइंड करना है, C डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0. अब क्या दिया है बेटा? 1 फेरेड. और देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into C. So it becomes 9 into 10 raised per 9, इसकी वैल्यू है, into 1. C आ जाएगा, R आ जाएगा 9 into 10 raised per 9 मीटर. सो अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फीयर है, उस आइसोलेटेड स्फीयर का रेडियस 9 into 10 raised per 9 मीटर रखेंगे तो उसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड होता है. इसलिए जो 1 फेरेड, माइक्रोफेरेड नहीं सॉरी 1 फेरेड, इसलिए जो 1 फेरेड है, 1 फेरेड इज ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. 1 फेरेड इज ए very large value of capacitance. Farad is a very large value of capacitance. क्योंकि अर्थ के जितना साइज भी अगर होता है किसी कंडक्टर का, अर्थ के जितना साइज भी अगर होगा तो कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफेरेड होता है. और अगर 1 फेरेड चाहिए तो अर्थ के साइज से बहुत बड़ा, 9 into 10 raised per 9 मीटर बहुत बड़ा है, अर्थ के साइज से भी बड़ा है. ठीक है, इसलिए वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होते. प्रैक्टिकली क्या यूज होता है उसकी तो हम कल बात करेंगे. ब्रीफली आज हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स. इसी में आता है वो भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स. जैसे बेटा हमने एक प्रीवियस क्लास में सैटरडे को जो आपने पढ़ा था, दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स. ठीक है, जिसमें आपने नोट किया था, मेरे पास कुछ बच्चों ने भेजा भी है नोट्स बना के. 2 तरह के डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं. डाइइलेक्ट्रिक्स आर एक्चुअली इंसुलेटर्स, है ना, पोलर एंड नॉन पोलर, और उसमें पोलराइजेशन होता है. उस वीडियो को फिर से देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कोई भी अगर डाउट्स है तो मेरे को वो डाउट्स भेजो आप. सो आज हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स. बेटा कोई भी कंडक्टर जो होता है, किसी भी कंडक्टर को अगर हम कोई चार्ज सप्लाई करते हैं तो वो हमेशा उसके आउटर सरफेस पे ही लाई करता है. The charge, this is the first property. The charge given to a conductor lies on the outer surface of it. किसी कंडक्टर को अगर हम कोई चार्ज सप्लाई करेंगे
तो वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे होते हैं। सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is always zero. किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। फिर द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point of a conductor, चाहे वो पॉइंट इनसाइड है या सरफेस पे है, the electric potential at every point of a conductor remains constant. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है, सभी को एक ही साथ एक्सप्लेन करूंगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एंड फिफ्थ है जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर the electric field intensity is sigma by epsilon 0. ये कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए बेटा। कोई रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड है, ये हमारे पास एक प्लेट है, कोई शीट है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और इसके सामने एक और शीट पड़ी है विच इज नेगेटिवली चार्ज। हम क्या करें, एक मेट, यहां इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। हम अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मेटल की शीट रख देते हैं यहां, मान लो, या कोई भी किसी भी शेप में, कोई इरेगुलर शेप में भी रख सकते हैं। एक इरेगुलर शेप में मैंने एक कंडक्टर रख दिया, ये एक मेटेलिक शीट रख दी, ठीक है। क्या होगा बेटा, देखो क्यों हम ये सारी प्रॉपर्टीज जो लिखी थी उनको जस्टिफाई करेंगे अभी। देखो क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्यों चार्ज सरफेस पे होता है, क्यों पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उन सब की बात आ जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल है, कंडक्टर है, तो इसका मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू कर देंगे, तो ये वाली साइड जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो बेटा ये वाली साइड हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इधर। तो जो भी चार्ज है वो कहाँ है, या तो इस सरफेस पे और या इस सरफेस पे। विद इन द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ई जो है वो यहाँ पर जीरो है, और यहाँ कोई चार्ज भी नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ देखना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, इस रीजन में होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। सो इनसाइड ए कंडक्टर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां कोई नेट चार्ज भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज है, बट यहाँ चार्ज कौन सा है, वो एटम का जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कोई इम्बैलेंस नहीं है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। दैट इज वाई उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने क्रिएट किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज मूव करके इस एंड से इस एंड तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और देखिए चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और दूसरी चीज क्या है, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पढ़ा है आपने। सिंस E इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर
dv by dr इज इक्वल टू 0, माइनस तो छोड़ सकते हैं आप। dv by dr 0 होने का मतलब v इज कांस्टेंट, किसकी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होती है, सॉरी किसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है, कांस्टेंट की। तो अगर dv by dr 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एक्चुअली dv by dr होता है e, तो अगर e 0 है तो dv by dr 0, और dv by dr 0 होने से v हमारा कांस्टेंट। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर, एट एवरी पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा लिख रहा हूं, at every point of a conductor, the potential remains constant। बेटा अगर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता ना तो करंट फ्लो करने शुरू हो जाती है। at every point of a conductor the potential remains constant, therefore a conductor surface is always an equipotential surface। आपको पता है बेटा जहां पोटेंशियल सेम होता है उस सरफेस को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कंडक्टर सरफेस जो है दैट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर द पोटेंशियल इज सेम, और जब पोटेंशियल सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा, और ऐसे सरफेसेस जहां चार्ज अपने आप फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फिर ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस हो गए। फिर एक प्रॉपर्टी थी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस है। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई सरफेस है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा देता हूं मैं, चार्ज इज पॉजिटिव। और इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बनाते हैं तो बेसिकली ये होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। इसलिए बेटा अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, अगर ये 90 के अलावा कुछ और होता तो क्या प्रॉब्लम थी, देखो उससे। ये अगर मेरे पास कोई सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस नहीं है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, कौन सा, ई कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, दैट विल बी ई साइन थीटा। अब ये जो ई कॉस थीटा है ये क्या कर रहा है, सोचो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो अलोंग द सरफेस है। ध्यान से सुनना बेटा, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है फिर तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं होता, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस ना होके किसी एंगल पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा। ठीक है, ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा। इस ई कॉस थीटा के कारण क्या होगा, यहाँ जो भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उनके ऊपर फोर्स लगेगी, और जब उस चार्ज को हम, कोई भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है तो चार्ज तो मूव करता है, चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ करंट फ्लो करने लगेगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करती जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ये दिस कैन बी ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होते हैं। इफ E इज, उसका आंसर लिख रहा हूं सिर्फ, नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, then there is a component of E along the surface। कौन सा, देखो अगर नॉर्मल नहीं, अगर ऐसे नहीं हुआ और ऐसा हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा,
ये नहीं होना चाहिए। ड्यू टू दिस कंपोनेंट व्हाट हैपेंस, ड्यू टू दिस कंपोनेंट a charge on the surface experiences a force, and so it moves. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में तो कोई चार्ज मूव नहीं करता, बट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस नो चार्ज मूव्स। ठीक है, वो तभी पॉसिबल है अगर ये ई कॉस थीटा हो ही नहीं, तो मतलब ई कॉस थीटा जो है इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ई कॉस थीटा जो है इट शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज व्हाई ई कॉस थीटा अगर जीरो है तो कॉस थीटा शुड बी जीरो। तो कॉस थीटा तो तभी जीरो होगा अगर थीटा 90 हो। दैट इज व्हाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस तरीके से होता है कि थीटा की वैल्यू क्या रहती है, थीटा इज ऑलवेज 90। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस ना होके, नॉर्मल टू द सरफेस ना होके किसी दूसरी डायरेक्शन में होता, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही चार्ज मूव करने लगता। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में चार्ज का मूवमेंट नहीं होता, चार्ज का फ्लो नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट एक्चुअली अलोंग द सरफेस होता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा ये वाले पॉइंट्स। उसके बाद और देखो, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। गॉस लॉ में हम ये प्रूव कर चुके हैं। सिग्मा क्या है बेटा इसमें, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम ये बोलेंगे, ये भी एक प्रॉपर्टी है बेटा, चार्ज की प्रॉपर्टीज में आप इसको ऐड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से पहले से लिखा भी होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो नियर द पॉइंटेड एंड्स, मतलब जहां एरिया कम होगा, मान लीजिए कोई कंडक्टर हमारे पास इस शेप में है, ये पॉइंटेड एंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस है यहाँ, और हमने इसको कुछ चार्ज अप्लाई किया। इस पॉइंटेड एंड पे क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, सिग्मा ज्यादा होगा, सिग्मा ज्यादा होगा तो ई ज्यादा होगा। सो वी से दैट नियर द pointed ends of a conductor, the electric field intensity is more. और अगर इसी रीजन में कोई डाइलेक्ट्रिक रखा जाए, कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम रखा जाए जो है तो नॉन कंडक्टिंग, लेकिन बेटा उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे होता है, वो मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट हो जाते हैं। तो नियर द पॉइंटेड एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव इसकी तरफ आ जाएगा और वहां खाली पॉजिटिव रह जाएगा। इस फिनोमिना को कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी बताया हुआ मैंने। कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं कि किसी भी कंडक्टर के पॉइंटेड एंड्स के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड आयनाइजेशन करता है डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स की। आयनाइजेशन करना मतलब ब्रेक डाउन कर देता है डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स की, और जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस सिचुएशन में जो हमारा ये मीडियम नॉन कंडक्टिंग है ये भी कंडक्ट करने लगता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस व्हिच कॉजेस करंट फ्लो। ठीक है, करंट फ्लो करने लगती है, एंड अंडर दैट कंडीशन हम बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक भी कंडक्शन कर रहा है। ठीक है, इधर देख लो, आज टुमारो विल स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रैक्टिकल कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे।
ठीक है, एक ये वाला वीडियो देखना आज और एक डाइलेक्ट्रिक वाला।